मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चल रहा था, जो भी डेवलपमेंट चल रहा था रिगार्डिंग रोड्स आउटसाइड इंडिया। अब ऑन द अदर हैंड इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंडिया। एज फॉर नाउ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कवरिंग दिस मच किलोमीटर। ये जो डाटा आपके सामने लिखा है 3.314 बिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड वे, ये डाटा अब बहुत चेंज हो गया होगा। एट द टाइम ऑफ व्हेन दिस PDF वॉज मेड, दिस वॉज द करेंट डाटा, बट दिस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बिकॉज डेवलपमेंट इज़ गेटिंग एट वेरी हाई रेट नाउ। सो ये डाटा आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो विकीपीडिया के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इंडिया इज़ हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 0.66 किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। इट इज़ द डेंसिटी ऑफ इंडियाज़ हाईवे नेटवर्क। ठीक है, तो जो अब डेंसिटी है, जो करंट में जो डेंसिटी है इंडिया की, वो 1.80 पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, 1.80 किलोमीटर ऑफ हाईवे पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। और ये जो डेंसिटी है, ये हमारी डेंसिटी इस समय USA, ब्राज़ील और चाइना से भी ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न इंडिया इज़ हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द world. Now we will see the highway development in India. There are some important committees and funds that we'll encounter while studying the historical development in India. First is Jacker Committee. So we will discuss about the Jacker Committee first. जैसा कि पता है आपको, वर्ल्ड वार के बाद मोटर व्हीकल ज़्यादा यूज़ होने लगे तो रोड का जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई। और जब मोटर व्हीकल ज़्यादा यूज़ हुए वर्ल्ड वार के दौरान, मोटर व्हीकल इसलिए भी ज़्यादा यूज़ हुए, जैसा कि आपको पता है कि जो मिलिट्री वेपन्स और मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं वो भी हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो वो भी एक तरीके की नीड थी उस समय रोड को बनाने की। ठीक है, तो इन 1927 इंडिया रोड डेवलपमेंट कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई, उसके जो हेड थे MR जयकर, उनको एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया इन 1927। इन्होंने क्या कहा, इनकी कमेटी के 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो रोड डेवलपमेंट है वो एक नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल स्टेट, हमारा पता ही आपको, उस समय जो कंट्री था वो डिवाइड था स्टेट्स एंड प्रोविंसेस में। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर इंडिपेंडेंस, बिकॉज 1927 इज़ अ डेट विच इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उस समय जो हमारा कंट्री था वो वेरियस स्टेट्स एंड प्रोविंसेस में बटा हुआ था। तो लोकल बॉडीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने प्रोविंस में रोड डेवलपमेंट कर सके। अगर होता भी था, देन द किंग ऑफ दैट प्रोविंस डू नॉट यूज़ टू स्पेंड देयर मनी ऑन दीज थिंग्स। तो क्या हुआ, इन्होंने पहला पॉइंट जो रखा, इन्होंने कहा कि रोड डेवलपमेंट जो है इट शुड बी एन नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज सिंस लोकल गवर्नमेंट डू नॉट हैव फंड फॉर रोड डेवलपमेंट। इन्होंने सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया। इन्होंने बोला कि पेट्रोल पे हमको एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए, जिससे ये जो टैक्स से जो हमारा पैसा आएगा, वी विल यूज़ दिस फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड इन द कंट्री। यानी अगर पेट्रोल समथिंग कुछ इतने पैसे का है, देन वी विल इंक्रीज़ द टैक्स, तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, और जितने प्राइस बढ़े, इस प्राइस से जितना भी एनुअल फंड इकट्ठा होगा, फॉर उस फंड को हम लोग रोड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। फिर उन्होंने एक थर्ड पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, इन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए जिसमें कि टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। दे विल शेयर देयर नॉलेज एंड आइडियाज़ फॉर द टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफ any problem which occurs while developing or while constructing road in the country। तो एक एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा, जिसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो टाइम पर टेक्निकल नॉलेज और अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। ठीक है, और ये जो एडवाइजरी बॉडी होगी इट विल बी अ सेमी ऑफिशियल बॉडी। फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा, हमको पास्ट में जितनी भी रिसर्च हुई हैं और जो इस समय और कंट्रीज़ में जो रिसर्च हो रही है उनको ध्यान देते हुए हमको एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में होना चाहिए जो कि इन सारी पास्ट रिसर्च और
जो इस समय प्रेजेंट में जो रिसर्च हो रही है उनको, उन सारे पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोग आगे अपने देश में होने वाले रोड डेवलपमेंट में ये रिसर्च वर्क यूज़ करके हम लोग अपने रोड्स को और ज़्यादा सेफ, इकोनॉमिकल और क्या कह सकते स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि रिसर्च सारी फील्ड्स में होती है, मटेरियल की फील्ड में होगी। अगर जो मटेरियल आज यूज़ हो रहा है, हो सकता है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग मटेरियल हैं डिफरेंट, और एग्जिस्टिंग डिफरेंट मटेरियल हैं उन पे रिसर्च करें और उनको हम लोग यूज़ कर सकें इन फ्यूचर। और हो सकता है वो मटेरियल चीपर हो, तो एज ए प्रोजेक्ट वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये 4 पॉइंट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं 4 पॉइंट के बेसिस पे आगे हमारे यहाँ कुछ बॉडीज़ बनी, जिसमें पहली बॉडी है सेंट्रल रोड फंड। ये 1929 में फॉर्म हुआ और इसमें कहा गया कि पेट्रोल पे 2.64 पैसा पर लीटर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा, और इस 2.64 पर लीटर पैसा पर लीटर से जो पूरा फ़ंड जो एनुअल इकट्ठा होगा, उस फंड का 20% रेवेन्यू एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क के लिए जाएगा, और जो 80% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्टेट्स को डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ताकि वो अपने स्टेट और प्रोविंसेस में रोड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल रोड फंड। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन 1929। वही चीज़ है सेंट्रल रोड फंड। 1929 में ये क्या कहते हैं लागू हुआ, और वही चीज़ है 57.5% नेशनल हाईवे को दिया गया, 30% स्टेट हाईवे को दिया गया, एंड 12.5% फॉर सेफ्टी वर्क्स ऑन रेल क्रॉसिंग्स। अब ये उस 80% का 100% मान सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि जो 20% है वो तो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल वर्क्स में गया, तो जो बचा उसका 57.5% नेशनल हाईवे को, 30% स्टेट हाईवे को, 12.5% गया फॉर सेफ्टी वर्क ऑन रेल रोड क्रॉसिंग्स। यानी जो क्रॉसिंग्स हैं जो हमारे वहाँ पे, उसका जो फंड इकट्ठा हुआ उसका 12.5% उन रेल रोड क्रॉसिंग्स को दिया गया। ठीक है। इन 1934 एक सेमी ऑफिशियल बॉडी जो एडवाइजरी बॉडी होगी उसकी फॉर्मेशन हुई, विच इज़ कॉल्ड एज इंडियन रोड कांग्रेस। वही चीज़ है, इसके अंदर क्या होता था कि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट रखे जाते थे जो कि किसी भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए ये कुछ कोड कंडक्ट करते थे, ताकि वो कोड हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ये जो स्पेसिफिकेशन होती थी या स्टैंडर्डाइजेशन होती थी या रिकमेंडेशन होती थी, ये होती थी मटेरियल्स पे, किस तरीके से डिज़ाइन करनी है रोड की, यानी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस के बारे में होती थी। ठीक है, तो ये एक सेमी ऑफिशियल बॉडी थी जिसका नाम रखा गया इंडियन रोड कांग्रेस। ये जैकर कमेटी का जो थर्ड पॉइंट था, जो अभी मैंने बताया था आपको, एक एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए जिसमें कि वेरियस टेक्निकल एक्सपर्ट रखे जाएंगे जो टाइम पर अपनी नॉलेज और शेयर करेंगे आइडियाज़। तो उसी के बेसिस पे इस बॉडी की स्थापना हुई इन 1934। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मोटर व्हीकल एक्ट। ये भी 1939 में फॉर्म हुआ, और इसका जो प्राइमरी मोटिव था, इट इज़ टू रेगुलेट द ट्रैफिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक लॉस। कुछ ऑर्डिनेंस पास हुए और कुछ रेगुलेशंस होती थी जो किसी भी रोड यूज़र को फॉलो करनी होती थी। ठीक है, इसको 3 फेजेस में कवर किया गया। एक तो ड्राइवर का कंट्रोल, व्हीकल की ओनरशिप और व्हीकल का ऑपरेशन। व्हीकल के ऑपरेशन में आ गया कि जैसे सपोज़ कर लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो व्हीकल जो ऑपरेट कर रहा होगा, ही शुड बी इन स्टेबल पोजीशन, ही शुड नॉट बी in a position that he has consumed alcohol kind of thing, or he is driving in that particular situation। तो व्हीकल ऑपरेशंस में ये भी आ जाता है कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, हमें ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना है। कुछ उसके रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस पास होते थे, कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, और इसको रिवाइज किया गया 1988 में। कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ जो होती हैं रेगुलेशन वगैरह को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, इन 1988 में।
उसके बाद आया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि जैकर कमेटी का चौथा पॉइंट था, उसने नेसेसिटी बताई थी कि देयर शुड बी अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कीपिंग दिस इन माइंड, इन 1950 एक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको CRRI भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई। ये क्या करती थी, ये रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैरी करती थी और उसमें इंगेज रहती थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था कि डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, इन तीनों पार्ट में क्या रिसर्च पास्ट में हुई है, क्या काम आगे हो सकता है फॉर मेकिंग द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ सेफ और कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग था, ये उस समय मेगा सिटीज़ के लिए किया गया। और ज़्यादातर जो रोड मैनेजमेंट होती है, मतलब अगर कोई रोड ख़राब है तो उसको हम किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, इस बारे में रिसर्च होती थी। और यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टडी हम लोग नए मेथड को इंट्रोड्यूस कराते हैं बाय कैरिंग आउट द research on various topics such as specifications, drawing, material, based on these things। जो रिसर्च कैरी आउट होती है उनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ये तो मैंने आपको बताया था। सही है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रोड कंस्ट्रक्शन फॉर मटेरियल। ठीक है, लैंडस्लाइड के लिए कुछ कंट्रोल पॉइंट्स बताए गए, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स को। रोड्स ट्रैफिक में क्या क्या सेफ्टी ऑपरेशंस, क्या क्या हम लोग नए तरीक़ों से हम लोग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ कवर्ड व्हेन दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेट याद रखनी है आपको 1950। सिमिलरली एक मिनिस्ट्री बनाई गई फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। ये क्या करती थी, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस रखती थी फॉर नेशनल हाईवेज़ इन कंट्री। या ये बात ध्यान रखनी है, नेशनल हाईवेज़ को यहाँ पे फोकस किया गया है, तो नेशनल हाईवेज़ के लिए दिस मिनिस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड। और इसमें भी एक्सटेंड किया गया टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट को। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनको मतलब एक तरीके से सपोर्ट दिया जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, विच इज़ अ सेंट्रल बॉडी। इसके थ्रू हम लोग सपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट रोड्स। ठीक है, ये हो गए कुछ पॉइंट अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ। फिर आया हाईवे रिसर्च बोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये तय किया गया कि हमको रिसर्च किस डायरेक्शन में करनी है, क्या नेचर होना चाहिए हमारी रिसर्च का, और कितने एक्सटेंट तक, मतलब किस हद तक रिसर्च इज़ वैलिड। क्योंकि कभी कभी हम रिसर्च करते करते अलग टॉपिक में डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इन्होंने एक डायरेक्शन दी कि हमें किस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है। दिस वाज द मेन पॉइंट इन द हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे। देयर आर सम डिफरेंट बेसिस ऑन विच द क्लासिफिकेशन has been done. The classification done in two categories. First is all weather road, other is fair weather road. All weather roads are those roads which can be operated in any condition, such as in monsoon condition these roads can also be operated. But on the other hand, fair weather roads can be operated, या हम उनको यूज़ कर सकते हैं, can be used when the weather is fair. जब मौसम साफ़ होगा then only we can use. सपोज़ इफ़ मानसून आता है एंड हैवी रेनफॉल होती है, देन दीज काइंड ऑफ रोड विल नॉट सपोर्ट। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ रोड्स आर कैटेगराइज्ड एज फेयर वेदर रोड्स, एंड रोड्स जिनको हम किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं आर कॉल्ड एज ऑल वेदर रोड्स। डिपेंडिंग अपॉन कैरिज वे, पेव्ड रोड एंड अनपेव्ड रोड। पेव्ड रोड में मतलब क्या होता था कि हम लोग किसी भी मटेरियल के थ्रू उसकी हार्ड सरफेसिंग कर देते थे, टॉप लेयर होती थी, जैसे बिटुमिन या फिर सीमेंट कंक्रीट का स्लैब लगा दी, तो दीज काइंड ऑफ रोड्स आर कॉल्ड एज पेव्ड रोड्स। ऑन द अदर हैंड जो मिट्टी की रोड्स होती थी या ग्रेवल रोड्स होती थी विच कैन नॉट सपोर्ट लार्जर रोड, दैट रोड्स आर कॉल्ड एज अनपेव्ड रोड्स बिकॉज नो हार्ड स्ट्रेटा
is on the top of the road. That roads are called as unpaved roads. And paved roads को हम लोग कहते हैं वाटर बाउंड मैकेडम, मतलब पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वाटर को बाउंड कर देता है ये अंदर पेनिट्रेट होने से. तो सच रोड्स आर पेव्ड रोड आर ऑल्सो कॉल्ड वाटर बाउंड मैकेडम. वाइल ऑन द अदर हैंड अर्थ रोड और जो ग्रेवल रोड्स होती हैं उसमें पानी पेनिट्रेट कर जाता है, दे आर नॉट वाटर बाउंड मैकेडम. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द पेवमेंट सरफेस, मैंने आपको बताया सरफेस रोड, अनसरफेस रोड. सरफेस रोड में विटुमिनस और सीमेंट कंक्रीट के रोड होते हैं जिसमें आप लोग हाई स्पीड को अचीव कर सकते हैं, कंफर्टेबल होती हैं दीज काइंड्स ऑफ रोड. ऑन द अदर हैंड अनसरफेस रोड में अगर आप व्हीकल मूव कराएंगे तो आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा और जो स्पीड होती है वो भी आप उतनी अचीव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम. 3 कैटेगरी हैं, हैवी, मीडियम और लाइट. जिस तरीके का ट्रैफिक होगा उसी हिसाब से पेवमेंट थिकनेस, उसी हिसाब से हमारी पेवमेंट का क्या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है टू रेजिस्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक. तो अगर हल्का ट्रैफिक आ रहा है तो वी विल यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, और डिफरेंट अगर मटेरियल भी सेम यूज़ करेंगे देन वी विल कीप द थिकनेस लो. हैवी ट्रैफिक के लिए थिकनेस बड़ी हो जाएगी थोड़ी, पेवमेंट की जो थिकनेस होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक 3 तरीके की रोड्स हैं, हैवी ट्रैफिक रोड्स, मीडियम और लाइट ट्रैफिक. फिर है बेस्ड ऑन लोड एंड टनेज. इसको हमने क्या किया, या तो आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कह सकते हैं, या फिर कैटेगराइज कर सकते हैं 1 2 3 के बेसिस पे नंबरिंग दे सकते हैं. इसमें होगा क्या, जो रोड एक डे में मैक्सिमम टनेज देगी उसको क्लास 1 कह देंगे. उससे कम टनेज लोड को बियर कर सकती होगी या फिर उसमें मूवमेंट होती होगी पर्टिकुलर. अगर हम सारे व्हीकल्स का वेट देखें तो उनको अगर टन में जोड़ दें और एक दिन में कितने टन व्हीकल पास हो रहे हैं उस रोड से, तो बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी डिसाइड की गई. कैटेगरी ए, बी, सी, डी भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है. ठीक है. फिर जब मैं आपको 20 ईयर रोड प्लान्स बताऊंगा तो मैं उसमें फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान डिस्कस करूंगा. चूँकि उसकी मीटिंग नागपुर में हुई थी तो उस फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान का नाम रख दिया गया था नागपुर रोड प्लान. तो उसके बेसिस पे रोड को 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. वी विल सी all these roads one by one. First we will see all the classifications. सिस्टम के बेसिस पे हाईवे का क्लासिफिकेशन प्राइमरी में रखा गया हाई स्पीड रोड्स जैसे एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज. सेकंड में उनसे कम स्पीड वाले रोड्स रखे गए स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्शरी में आए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड. तो ये मॉडिफाइड सिस्टम है हाईवे क्लासिफिकेशन का. Now we will see one by one what is expressway. एक्सप्रेस वे में हैवी ट्रैफिक मूव कर सकता है और ट्रैफिक की जो डिज़ाइन स्पीड है दैट इज़ 120 किलोमीटर्स पर आवर. मतलब दैट इज़ द स्पीड विच इज़ बीइंग इस तरीके से बोल सकते हैं ये वो स्पीड है जिस पे ज़्यादातर व्हीकल्स मूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रोड पे. तो 120 किलोमीटर्स पर आवर इज़ द डिज़ाइन स्पीड फॉर एक्सप्रेस वेज. लेंथ विड्थ जो ली गई है दैट इज़ 90 किलोमीटर. ये जो लेंथ विड्थ होती है ये कंट्रोल लाइन से कंट्रोल लाइन के बीच में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ये जो लेंथ विड्थ है इसमें केवल पेवमेंट की विड्थ नहीं होगी, पेवमेंट के संग शोल्डर्स होंगे, शोल्डर्स के संग ड्रेनेज फैसिलिटीज़ की विड्थ होगी, उसके बाद होगी बिल्डिंग लाइन, उसके बाद होगी कंट्रोल लाइन. तो इस तरीके से जो टोटल विड्थ है दैट हैज़ बीन टेकन हेयर इज़ 90 मीटर. फुल एक्सेस कंट्रोल है और ये क्या करती है जो मेजर ट्रैफिक जनरेशन के पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है. मतलब जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे वो ट्रैफिक यहाँ पे आके खुल जाता है. तो यहाँ से ट्रैफिक आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक्सप्रेस वे पे और जो ट्रैफिक है वहाँ कंजेशन कम हो जाता है उस पॉइंट पे. यहाँ पे कोई भी स्लो मूविंग व्हीकल्स अलाउड नहीं होता है क्योंकि जो ज़्यादातर व्हीकल्स हैं वो हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं. तो अगर कोई व्हीकल बहुत कम स्पीड पे मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होती है और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है.
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, कोई भी किसी भी तरीके की पार्किंग अलाउड नहीं होती, ना ही आप व्हीकल को लोड कर सकते हैं, ना ही अनलोड कर सकते हैं साइड में खड़े होकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग एक्सप्रेस वेज। इनको आप देख सकते हैं, एक छोटी सी पिक भी दिखाई गई है आपको। तो रोड के बराबर में जो लैंड है ना, देख रहे हैं आप, जो इस समय यूज़ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, इट विल बी ऑल्सो कवर्ड इन लैंड विड्थ। ये नहीं है कि केवल आप पेवमेंट ही देख रहे हैं, पेवमेंट की विड्थ 90 मीटर नहीं होती, ठीक है। ये जो पिक शो की गई है, ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इन खंडाला। नाउ वी विल सी नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ जो होते हैं, ये हमारी कंट्री की विड्थ और लेंथ में चलने वाले ये सुपीरियर टाइप्स ऑफ रोड्स होती हैं। ये मेन हाईवेज़ होते हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारे मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, या फिर डिफरेंट स्टेट्स की जो कैपिटल्स होती हैं उनको कनेक्ट करते हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, अच्छे जो मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो फॉरेनर्स आते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस समय जो टोटल लेंथ दिखाई गई है PDF में, दैट हैज़ बीन 70,548 किलोमीटर। हो सकता है ये डाटा चेंज हो गया हो, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन हाईवेज कवर 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया एंड कैरी 40% ऑफ द टोटल ट्रैफिक। इसकी भी परसेंटेज बढ़ गई होगी, और जो टोटल ट्रैफिक है जो इन हाईवेज़ पर मूव करता है पूरे देश का, दैट इज़ 40%, ठीक है। और इसके नीचे वाले दोनों पॉइंट्स में नेशनल हाईवे और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में बताया गया। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे केरला में है, जो एर्नाकुलम को कोच्चि से कनेक्ट करता है, और इसकी टोटल लेंथ है 4 किलोमीटर्स, ठीक है। सिमिलरली जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, इट कनेक्ट्स कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर। सो ये पूरी लेंथ में पूरा हाईवे कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे शो किए गए हैं कुछ पॉइंट्स। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देन आई विल प्रोवाइड अ PDF in which you will see some important highways that run through our country's width and length. Next, golden quadrilateral. इसमें क्या किया गया, जो 4 important cities हैं कंट्रीज़ को, उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया गया। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन चारों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया गया, क्योंकि दीज आर द मेन सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ से जो भी कमोडिटी या गुड्स बनते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर टू दीज डिफरेंट सिटीज़। और जो कनेक्शन है वो दिल्ली से कोलकाता का है बाई नेशनल हाईवे 2। इट कवर्स अराउंड 1453 किलोमीटर्स। सिमिलरली फॉर मुंबई एंड चेन्नई, इट इज़ नेशनल हाईवे 4, 7 and 46. These 3 highways are combined that directly connects Mumbai to Chennai, and it covers around 1219 kilometers of a stretch. Similarly, other to Delhi to Mumbai and Chennai to Kolkata has been also shown in the slide, so you can refer from this slide. Next is state highways. ये स्टेट हाईवेज़ जो होते हैं, ये किसी भी स्टेट की आर्टेरियल रोड्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं एक स्टेट के हाईवे को दूसरे स्टेट के हाईवे से, या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को किसी और डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से। मतलब स्टेट में आपस में 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये आपस में स्टेट्स की इंपॉर्टेंट सिटीज़ को भी कनेक्ट करती हैं। और इनकी स्पीड जो है वो जनरली 80 किलोमीटर्स पर आवर रहती है। सिमिलरली जो नेशनल हाईवेज़ हैं उसकी स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर रहती है, और एक्सप्रेस वे की मैं आपको बता ही चुका हूँ, इट इज़ अराउंड 120 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। नाउ वील स्टडी द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या होता है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेजर बिजनेस एरियाज़ होते हैं या प्रोडक्शन मार्केट्स होते हैं, ये उनको आपस में कनेक्ट करता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और जो प्रोडक्शन एरियाज़ या मार्केट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, ताकि इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कैन बी डन एंड मटेरियल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एरियाज़ टू द यूज़र फ्रेंडली एरिया। जहाँ पे ये लोग कमोडिटी को यूज़ करने वाले हैं, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर यूज्ड। इट हैज़ ए स्पीड डिज़ाइन स्पीड ऑफ 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट इज़ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब क्या होता है, जो
डिस्ट्रिक्ट में सपोज़ करो आपने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जहाँ जो आपके इंडस्ट्रियल और बिजनेस एरियाज़ थे, वहाँ से आपने सामान लेके आपने इम्पोर्टेंट सिटीज़ तक पहुँचा दिया। अब वहाँ से विलेज तक सामान पहुँचाना है या फिर पैसेंजर्स को मूव कराना है हेयर टू देयर, तो उसके लिए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर रहती है। विलेज रोड क्या होती हैं, ये आपस में विलेजेस को इंटरकनेक्ट करती हैं, ठीक है। और विलेज रोड ही कनेक्ट करती हैं विलेज को किससे, जो और सिटीज़ होती हैं छोटी छोटी, उनसे भी कनेक्ट कर सकती हैं बाई यूजिंग अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। और इन पे जो स्पीड है व्हीकल्स की, वो डिज़ाइन स्पीड रखी गई है 40 to 15 किलोमीटर पर आवर, एज द मटेरियल यूज इन द विलेज रोड इज़ नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग दैट मच हाई स्पीड। ओके, तो हो सकता है विलेज रोड अर्दन हो, ग्रेवल रोड हो, तो बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन स्पीड हैज़ बीन रिड्यूस्ड फॉर विलेज रोड एंड इट्स कैप्ड अराउंड 40 to 15 किलोमीटर पर आवर।